बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेस्ट और मोशन को, फिर टर्म्स विच आर रिलेटेड टू मोशन, और फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेस्ट और मोशन को। रेस्ट और मोशन के बारे में सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेस्ट और मोशन जो हैं वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ हैं या रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। आपने रिलेटिविटी के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी सुना होगा। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से जहन में रखिएगा कि इन आवर नेचर ऑल द फिजिकल कॉन्सेप्ट्स या ऑल द फिजिकल ऑब्जर्वेशंस आर रिलेटिव। फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट या जो चीज़ मेरे लिए इस वक्त राइट है, एंड उसी वक्त सामने से जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपके लिए वही ओरिएंटेशन लेफ्ट है, और मेरे लिए जो लेफ्ट है वो आपके लिए राइट कंसिडर होगा। फिर रिलेटिव कंसिडरेशन या रिलेटिव मोशन पे चले जाएं तो हमारे पास एक ट्रेन में मौजूद एक शख्स की एग्जांपल है कि एक शख्स एक ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन मूव कर रही है। वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक ऑब्जेक्ट को मुसलसल अपवर्ड फेंकता है और कैच करता है। तो यहाँ पर उसके लिए जो उसकी मोशन ऑफ बॉल है वो बिल्कुल लीनियर है। लेकिन अगर उसी ट्रेन को मूव करते हुए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ट्रेन के अंदर एक शख्स एक बॉल को ऊपर फेंक रहा है और फिर वापस कैच कर रहा है, तो ट्रेन मूव कर रही है, बॉल ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, और वो शख्स उसको कैच करता है, तो आपके लिए ये पाथ पैराबोलिक पाथ है। बताने का मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी में कितनी जान है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी कुछ यूं भी है कि अगर हम ज़मीन के ग्लोब की मिसाल लें तो पॉपुलेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करती है, पॉपुलेशन यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है, लेट्स से। अब यहाँ पे कोई शख्स अगर एक बॉल को ऊपर फेंकेगा तो इस शख्स के लिए ये बॉल डाउनवर्ड मूव कर रही है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाएगा तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, लेकिन इस शख्स की ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड थ्रो किया गया है। सो दोनों का कॉन्सेप्ट रिलेटिव है। फिर इसी तरह अगर हम रेस्ट और मोशन की रिलेटिविटी देखें तो बज़ाहिर आपके सामने जो चीज़ें मौजूद हैं, लेट्स से ये चार बार्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर होते हुए इन बार्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, या ये बार्स लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर रही, या आपके सराउंडिंग में कुछ भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो दिस कंडीशन इज नेम्ड एज रेस्ट। और अगर आपके रिलेटिवली ये बार्स मूव कर रही हैं या बार्स अपनी जगह रेस्ट पर हैं और आप इनके अकॉर्डिंगली लेफ्ट या राइट चल रहे हैं, तो दिस कंडीशन इज नेम्ड एज मोशन। अब रेस्ट ये है कि आपके सराउंडिंग में अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो दैट इज़ रेस्ट, और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो दैट इज़ मोशन। अब रेस्ट और मोशन के रिलेटिव या एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट होने पे क्या फ़र्क है। हम इस वक्त, लेट्स से मैं यहाँ पर इस वक्त स्टैटिक पोजीशन में खड़ा हूँ, तो आई विल से दैट आई एम इन रेस्ट। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जर्वर को ज़मीन से बाहर भेज दें, लेट्स से हम उसे चांद पर भेज दें और उसे कहा जाए कि चांद से ऑब्जर्वेशन लें, तो वो चांद से हमें ऑब्जर्वेशन भेजेगा कि सर आप मूव कर रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड, एंड आई विल एस्टॉनिश कि मैं तो अपनी जगह रेस्ट पर हूँ। तो फिर हाउ द ऑब्जर्वर इज सेइंग कि मैं 30 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हूँ। फ़र्क इस चीज़ का है कि हम जब ज़मीन का खुद पार्ट हैं तो हमें ज़मीन के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो रेस्ट पर नज़र आ रही हैं वो हमारे लिए डिस्प्लेस नहीं हो रही। लेकिन जब चांद से ऑब्जर्वेशन ली जाती है तो चांद से अगर कोई टेलीस्कोप हमें ऑब्जर्व करती है तो वी आर मूविंग अराउंड द सन एट अबाउट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब 30 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड पे हम मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स ये ऑब्जर्वर मेरे लिए भी यही ऑब्जर्वेशन कायम करेगा कि आई एम इन मोशन, जबकि अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं रेस्ट पर हूँ। अब यहाँ पर मैंने वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ किया है,
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल ऐसा फ्रेम जिसकी एक्सेलरेशन जीरो हो, और नॉन इनर्शियल ऐसा फ्रेम जिसकी एक्सेलरेशन जीरो ना हो। इनर्शियल फ्रेम, लेट से इस वक्त मैं जहां स्टैटिक कंडीशन में खड़ा हूं, मेरी एक्सेलरेशन जीरो है, और लेट से ये ज़मीन मूव कर भी रही है, तो ज़मीन की हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर आप एक बस में खड़े हैं और बस में अचानक से आपको जर्क्स मिलते हैं, आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड गिरते हैं, या बस अपनी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो फिर दिस कंडीशन इज नेम्ड एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो रेस्ट और मोशन में अब यही कंसिडरेशन में आप कायम करेंगे कि रेस्ट और मोशन बेसिकली रिलेटिव हैं। ज़मीन पर रहते हुए हम अपने ख्याल में अपने आप को रेस्ट पर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वही रेस्ट कंडीशन मोशन में तब्दील हो चुकी। अब यही शख्स जो चांद पर है, अगर इसे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये ऑब्जर्वेशन कायम करेगा कि ये पूरा सोलर सिस्टम तकरीबन 400 किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। द रीज़न इज के सूरज भी ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। सो एवरीथिंग इज मूविंग relative to some observer या relative to some frame of reference. So rest को और motion को हम generalize करेंगे कि if a body does not change its position with respect to some observer, this condition is called rest. And if a body changes its position with respect to some observer, then it is called motion. It is called the state of motion. Rest and motion are relative to each other. रेस्ट और मोशन दोनों आपस में रिलेटिव कंसिडरेशन में। अब जो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन है उसमें तीन बेसिक चीज़ें हैं। आप किसी भी टाइप ऑफ मोशन को स्टडी करना शुरू करें तो उसमें बेसिक टाइप्स हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर है वेलोसिटी और फिर है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। डिस्टेंस है कि आपके पास दो लेट्स से सिटीज़ हैं, सिटी ए और सिटी बी। अब सिटी ए से सिटी बी तक एक पूरा रोड मैप है जो जाता है, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है ये हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर मोस्टली एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स को भी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। यह वेक्टर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल एंड एंडिंग ऑन फाइनल, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। सो लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस। Distance is a scalar quantity. It is defined as S is equal to Vt. The magnitude of displacement is equal to the distance. लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि अगर हमारे पास जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। वरना मोस्टली जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन के केस में ये इक्वल भी होता है, तो हम इसके दो कंसिडरेशंस ले सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। देखिए अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करके ए से बी तक गई है तो फिर ये डिस्प्लेस हुई है ए से बी तक, लेकिन अगर बॉडी रिटर्न करती है पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। अब डेली लाइफ में आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं या अपने घर से कॉलेज तक जाते हैं। कॉलेज तक जाना आप डिस्प्लेस हो गए, अपनी पोजीशन पर नहीं रहे। आप घर पर थे, घर से कॉलेज गए तो यू आर डिस्प्लेस्ड, लेकिन कॉलेज से जब आप वापस घर आएंगे तो यू आर अगेन ऑन द सेम लोकेशन। इस प्रोसीजर में आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, आपने फासला जाते हुए भी तय किया है, आते हुए भी। लेकिन वेक्टरली देखा जाए तो पहले आपके घर से कॉलेज तक एक वेक्टर ड्रॉ हुआ, फिर कॉलेज से घर तक वेक्टर ड्रॉ हुआ, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो दैट्स व्हाई द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज considered as the product of v and t, and in the straight line displacement and distance are same. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पर हम मेंशन करें। इसमें कुछ रेक्टेंगुलर केसेस हैं, कुछ हमारे पास सर्कुलर केसेस हैं। लेट्स से हम पहले सर्कल को डिस्कस करते हैं। अब अगर आप एक सर्कल
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद पे कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करते हैं और आपसे पूछा जाए कि आपका डिस्टेंस कितना है, तो यू विल से द सर्कमफेरेंस 2 पाई r। और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि आपने जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका फाइनल पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक सेमी सर्कल पे मूव किए, यानी आप पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक आ गए, सो नाउ योर डिस्टेंस is pi r, यानी half of circumference, but your displacement is 2r. From A to B it's the diameter, so distance in case of semicircle is pi r, displacement is 2r। अक्सर इन दोनों वैल्यूज में रेशियो भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सेमीसर्कल इज r से r कैंसिल, द आंसर इज pi by 2 एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसी तरह एक केस यूं भी डिस्कस किया जा सकता है, आपके पास ये एक पाथ लेंथ है, ए एंड बी, 1 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर। अब पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ये कंसीडर होगी 10 मीटर, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 1 + 10 + 1 दैट इज 12 मीटर। सो आप मोस्टली एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि जो टर्म डिस्टेंस है ये मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटर होती है डिस्प्लेसमेंट से। सो ये दो केसेस हैं, ये डेफिनेशंस हैं, इनको आप गौर से देखिए और समझिए। फिर इसी तरह जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन का पहलू भी इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये चीज वेलोसिटी कंसीडर होती है। फॉर एग्जांपल कि एक सर्कुलर मोशन में या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉडी मूव कर रही है। अब मूव करते हुए हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। कांस्टेंट से मुराद है लेट्स से ये मुसलसल 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही,
लेकिन आप देखें सर्कल में हर लम्हे पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। सो स्पीड, अगर हम सिर्फ वर्ड स्पीड देखेंगे तो इट इज़ कांस्टेंट, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है। So distance covered by a body per unit time is called speed. It's a scalar quantity and its formula is v is equal to distance over time. On the other hand, velocity, the time rate of change of velocity of a body is called velocity. The time rate of change of displacement of a body, यहाँ पर displacement is called velocity. It's a vector quantity and represented as v is equal to d divided by t. अब हम वेलोसिटी की टाइप्स पे आते हैं। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी इज एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से मुराद ये है कि आपने किसी भी टाइम इंटरवल में जो नेट डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की है, ये कवर की है, वो आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि लेट से कि अगर आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी आप जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट तक वापस आ गए हैं, तो फिर आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 कंसीडर होगी। फिर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मोशन। ऐसी वेलोसिटी के लिए ग्राफ हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बॉडी का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर वेलोसिटी कंसीडर होगी कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। फिर है वेरिएबल वेलोसिटी, ऐसी कंडीशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो कुछ चेंज हो, उसमें मुसलसल तब्दीली आए। तो ये ग्राफ जो है ये एक्सेलरेशन इंक्रीज और ये ग्राफ जो है ये एक्सेलरेशन डिक्रीज को शो करेगा। Instantaneous velocity, velocity at the in the shortest interval of time is called instantaneous velocity. फिर है relative velocity. Relative velocity का concept mostly perpendicular motions में use होता है कि let's say जहाज चल रहा है इस डायरेक्शन में और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे relative velocity के concepts है वो include हो जाते हैं। अब यहाँ पर instantaneous और average velocity का आपस में relation कि अगर average velocity और instantaneous velocity equal है, यानी टोटल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल इक्वल है, तो द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो फिर द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर ये चीजें मेंशन भी है, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज द सेम देन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड टाइप इज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. It is again a vector quantity. Acceleration is v over t. Yeah, acceleration is also vf minus vi divided by t. If the velocity of body decrease, then there is a negative acceleration in this case, and if the velocity is increasing, we have positive acceleration, increasing acceleration. Types of acceleration में फिर उसी तरीके से एक्सेलरेशन की टाइप्स में एवरेज एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है और इंस्टेंटेनियस है। और फिर वही कंडीशन है कि इफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एंड इफ एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस इज नॉट इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन देन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। फिर if v increase then v and a are in the same direction or they are parallel. If v decrease then v and a are in opposite direction. इसमें फर्दर केस ये भी हो सकते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है इट रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। फॉर एग्जांपल a ball is moving upward, तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज रिमेन्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड जाते हुए डिक्रीजिंग है और डाउनवर्ड आते हुए इंक्रीजिंग वेलोसिटी उसमें कंसिडर होगी। फिर इसी तरह देयर कैन बी अ परपेंडिकुलर रिलेशन, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एंड दैट्स द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन बी परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स पे देखें
कि dt ग्राफ में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होगी, वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होगी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जीरो और कांस्टेंट वेलोसिटी। स्लोप को यहाँ से m से रिप्रेजेंट किया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इट सिंपली मीन्स कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम द डिस्टेंस इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, सो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। देन with respect to time the displacement is increasing at a non-uniform rate, यानी 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के इंटरवल में जाते हुए अगर 3 मीटर डिस्टेंस तय किया है तो 3 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में जाते हुए उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर की, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज नॉट सेम, सो दिस इज पॉजिटिव वेरिएबल वेलोसिटी। एक और भी चीज कि यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग स्लोप है, यानी स्लोप आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल हो रही है तो स्लोप इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे है तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अगेन व्हेन स्लोप इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। So here you can see the case that time is changing but velocity is not changing, it remains constant. यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब फिर वही है कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब स्लोप चूंकि कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म डिक्रीज है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगी बट वेलोसिटी विल शो अ डिक्रीज, दैट्स आल्सो नेगेटिव स्लोप। फर्दर वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन के दो केसेस मैं पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पर अगर आपके पास इस केस में ग्राफ है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव वेरिएबल, और अगर इस शेप में ग्राफ है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव वेरिएबल। if instantaneous acceleration is equal to average acceleration, then acceleration of a body is uniform and area under the velocity time graph is equal to the distance covered. So an object with constant speed, if the speed is constant, अगर स्पीड कांस्टेंट है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होती है। लेकिन इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कल में मूव कर रही तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन बॉडी मुसलसल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती। सो अगर वो डायरेक्टली मेंशन करे कि इट्स अ सर्कल केस तो आप यूं भी कह सकते हैं कि द बॉडी माइट बी एक्सेलरेटेड। सो अगर बिल्कुल ही कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग, लेकिन सर्कल के केस में चूंकि वेलोसिटी मुसलसल चेंज होती है, एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करती है तो बॉडी माइट बी एक्सेलरेटेड। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड, पोजीशन वेक्टर को आप डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, सो आप इसे यूं भी पढ़ सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। Two bodies are moving in mutually perpendicular direction. Let's say a body is moving in this way, a body is moving in this way. Their relative velocity, simply add them according to vector rules, and there is the relative velocity. V relative is equal to under root v square plus v square. The answer will be under root 2 v square, or you can say that under root 2. That's the answer, under root 2v. If instantaneous velocity does not change, then body is moving with. अगर instantaneous velocity change नहीं हो रही, the body is moving with uniform velocity. अब average velocity के कुछ बड़े important concepts पे यहाँ पे बात करते हैं। Average velocity total distance जो आप तय करते चले जा रहे हैं और total time interval जो आप consider करते जा रहे हैं, तो इस फॉर्मूला को गौर से देखना है। V average is equal to S1 plus S2 यानी distance 1 plus distance 2 divided by time 1 plus time 2। अब ये formulas कैसे यूज हो सकते हैं कि let's say कि आप same distance travel करते हैं, यानी half of the distance आप
तय करते हैं विद वेलोसिटी v1 और अदर हाफ डिस्टेंस आप तय करते हैं विद वेलोसिटी v2। सो इस इक्वेशन में अब चूंकि हम टाइम इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो टाइम की जगह हम लिखेंगे s ओवर v, एज टाइम इज इक्वल टू s ओवर v। तो देखिए वही इक्वेशन लिखेंगे, टाइम t1 की जगह s1 ओवर v1, t2 की जगह s2 ओवर v2। अब यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस इक्वल है तो s1 विल बी इक्वल टू s2। अब यहाँ मैं बताता चलूं कि अगर आपके पास डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, इफ s1 इज नॉट इक्वल टू s2, तो ये पूरा फॉर्मूला यूज होगा। अगर s1 और s2 इक्वल है तो देखें s प्लस s, यहाँ से s कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे, s प्लस s हो जाएगा 2s, s और s ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा। इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इस कंडीशन को हम ज्योमेट्रिक मीन का नाम भी देते हैं। दूसरी तरफ अगर एक बॉडी v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करती है हाफ टाइम के लिए और फिर नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए वो ट्रेवल करती है विद v2 वेलोसिटी, यानी आप 1 घंटे के लिए चले हैं 10 मीटर पर सेकंड से और अगले घंटे चले आप 20 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर s1 प्लस s2 t1 प्लस t2 में आपके पास चूंकि टाइम गिवन है इसलिए आप डिस्टेंस को टाइम से रिप्लेस करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी। अब टाइम चूंकि सेम है तो t कॉमन आके इस t से कैंसिल होगा, वेलोसिटी विल रिमेन v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। इस सिंपल मेथड को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। सो for same distance we will use geometric mean, for same time we will use arithmetic mean। अब for example इसमें हम कुछ questions की practice देखते हैं। A particle moves half a distance with velocity u and the other half with velocity v. The average velocity is geometric mean 2v1 v2 divided by v1 plus v2। अब यहाँ पे v की जगह पर हम लिखेंगे u, फिर v और u plus v। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन सी। अ ट्रेन टेक्स 1 hour टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर। इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ और एंड एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ। अब टाइम सेम है तो यहाँ पर आप अरिथमेटिक मीन लगाएंगे और अरिथमेटिक मीन लगाने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, वी एवरेज is equal to sum of velocities divided by 2। तो 50 plus 30 divided by 2, 80 divided by 2, answer will be 40 kilometers per hour। A body covers one half of the distance with 2 meter per second, other half with 4 meter per second। अब यहाँ पे फिर बात डिस्टेंस की है तो ज्योमेट्रिक मीन 2v1 v2 divided by v1 plus v2, 2 into 2 into 4 divided by 4 plus 2। So here 4 to the 16 divided by 6, 8 divided by 3 meters per second will be the answer। So that's the right answer। So do focus on arithmetic and geometric mean। distance हो तो geometric mean apply करें, अगर आपके पास time हो तो arithmetic mean apply करें। If a body is moving with uniform acceleration then its velocity is variable, average velocity 0, average velocity is equal to instantaneous, all of these। so इसमें right option all of these है। average velocity will be 0, average velocity will be equal to instantaneous and velocity is variable। that's all। so that's all about the concept of velocity, displacement and acceleration। thank you। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन
कि टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, बीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे, एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से एक जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज